It's 1:59. Okay. I would request the organizers to mute everybody. So दोस्तों 2 बजने वाले हैं दोपहर के। आज का ये कार्यक्रम मुंबई किडनी फाउंडेशन की तरफ से जूम मीटिंग, जो हमारा विचार है एटलीस्ट वंस इन अ मंथ मिनिमम करने का, कभी कभार शायद 15 दिन में भी करेंगे, और उसके साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हर हफ्ते हिंदी में हर एक ग्रुप के ऊपर डाले जाएंगे ऑन सिलेक्टेड टॉपिक्स जो उस ग्रुप के लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो मुंबई किडनी फाउंडेशन की तरफ से मैं डॉक्टर उमेश खन्ना, चेयरमैन ऑफ एमकेएफ, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक 2 भाग में डिवाइडेड है। ये दोनों प्योर हीमोडायलिसिस के टॉपिक्स नहीं हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट्स को इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो नॉलेज डायलिसिस टेक्नीशियन से वो कंफर्म करेंगे, इसलिए डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी वो नॉलेज ज़रूरी है। सो ये दोनों टॉपिक पेशेंट्स के भी काम के हैं और डायलिसिस टेक्नीशियंस के भी काम। डायलिसिस की न्यूट्रिशन आप सब जानते हैं दूसरे किडनी पेशेंट से अलग रहती है, और डायलिसिस 2 किस्म की होती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ये भी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे नुकसान ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको आगे चल के काम लगेगी जब आप ये फैसला करोगे कि किस प्रकार की डायलिसिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये हमें बहुत खुशी होती है जान के कि जो हमने मुंबई तक सीमित रखा था ग्रुप डायलिसिस टेक्नीशियंस का, वो आज यूपी, बिहार, झारखंड और ईस्टर्न स्टेट्स में भी शुरू हुआ है, जिसकी बहुत खुशी हो रही है। और वहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट, उनसे जब मैंने बात की तो वो बहुत खुश थे ज्वाइन होने के लिए, और एक्चुअली ये वही लोग चलाएंगे, हम शुरुआत करके देंगे और बीच बीच में मदद करते रहेंगे, लेकिन ये ग्रुप उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की सपोर्ट से, आप सभी की सपोर्ट से ही कामयाब होगा। तो इसमें सब लोग मिलके डायलिसिस टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग और पेशेंट्स की नॉलेज बढ़ाने में हम सभी लोग मिलके कोशिश करेंगे, तभी कामयाबी मिलेगी। हिंदी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी सारा लिटरेचर इंटरनेट पर भी है और कई सारे कॉन्फ्रेंसेस इंग्लिश में होते हैं, और एटलीस्ट बहुत बड़ा हिस्सा इस देश का ऐसा है जो हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, हालांकि इंग्लिश जानता है पर हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल करता है और उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। सो ये 3 मिनट हमने इसलिए लिए थे इंट्रोडक्शन के लिए क्योंकि हमें ये सबको इन्फॉर्म करना था कि बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये ग्रुप आज मुंबई छोड़ के आगे यूपी या नॉर्थ की तरफ बढ़ा है, और उसमें कामयाबी मिलेगी आप सभी लोगों के मदद से, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। सो फर्स्ट हाफ ऑफ आवर प्रोग्राम शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन इन डायलिसिस पेशेंट, और इसके लिए हमने खास बुलाया है मिसेस जमरुद पटेल को, जो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हैं और कन्वीनर है पूरे इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन मुंबई चैप्टर की। ये ग्लोबल हॉस्पिटल की
हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसल्टेंट डाइटिशियन है और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इनके पास। काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में इन्हें बुलाया जाता है एज अ स्पीकर। ये नर्मदा किडनी फाउंडेशन में भी काफ़ी एक्टिव हैं। बोथ पेशेंट्स, टेक्नीशियंस, नर्सेज, डाइटिशियन के स्टूडेंट्स, इन सभी लोगों को सिखाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जमरुद पटेल जी से गुजारिश करेंगे कि आप अगले 30 मिनट में कैन वी आस्क एवरीबडी टू म्यूट। आई थिंक जब तक हम म्यूट नहीं करेंगे डिस्टरबेंस आती रहेगी हर एक के घर से। मैं भी अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। ओवर टू जम। थैंक यू सर फॉर दोस काइंड वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। तो मेरे स्लाइड्स इंग्लिश में जरूर हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको स्लाइड से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी में वो सेम स्लाइड बोलने वाली हूँ। और जो मैंने इमेजेस यहाँ यूज किए हैं जो प्रेजेंटेशन में, वो सब मोस्टली गूगल इमेजेस हैं, तो वो आपको बता रही हूँ। थोड़े से हमारे खुद के किए हुए इमेजेस भी हैं, बट मेजॉरिटी गूगल से लिए हुए हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किडनी पेशेंट्स जिनका खुद का किडनी फंक्शन नहीं है करना पड़ता है। डायलिसिस दो प्रकार का होता है, हीमोडायलिसिस जो आप हॉस्पिटल जाके करते हो, या पेरिटोनियल डायलिसिस जिसके लिए आपको घर में ट्रेन किया जाता है और आप खुद कर सकते हो। इसमें मेन जो पर्पस है इसका, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी का निकालने का, ये डायलिसिस हमारे लिए करके देता है। और हमारा बॉडी का कॉम्पोजिशन, जो वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन रहना चाहिए बॉडी का, वो मेंटेन करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि ये हमारा किडनी कर नहीं पा रहा है। तो इसमें हम नॉर्मली देखते हैं कि लोगों को वीकनेस, मैल न्यूट्रिशन होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग। और नॉर्मली ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी किडनी पे असर होता है और हमें कहा जाता है कि किडनी का एक महत्वपूर्ण काम है वेस्ट प्रोडक्ट्स क्लियर करना। और वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से क्लियर करना? जो हम प्रोटीन खाने में से खाते हैं उसका जो वेस्ट जनरेट होता है वो किडनी को फ्लश करना पड़ता है। तो नॉर्मली जब आपको किडनी की शिकायत होती है तो कहा जाता है कि प्रोटीन कम खाइए। तो जब हम प्रोटीन कम खाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, उसके साथ में हमारी एनर्जी इंटेक, कैलोरीज भी कम हो जाती है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम ये वेस्टिंग इन पेशेंट्स में देखते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, जब हम डायलिसिस पे जाते हैं तो डायलिसिस को में भी वेस्टिंग होती है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स जो वेस्ट होते हैं, इसकी वजह से ये प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग किडनी पेशेंट्स में देखी जाती है। तो अगर हमको ये देखेंगे, मेन रीजन है खाना कम क्यों होता है। डेफिनेटली क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जब हम प्रोटीन कम करते हैं तो साथ में बाकी न्यूट्रिएंट भी हमारे कम हो जाते हैं। और बहुत बार हमको नमक का परहेज, पानी का परहेज, पोटेशियम की वजह से रिस्ट्रिक्शन डाइट में कहे जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत पेशेंट का ऑटोमेटिकली फूड इंटेक कम हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो परहेज आपको बताए जाते हैं उसके अंदर आपको अच्छा कैसे खाना है। और आज मेरी यही कोशिश रहेगी आपको बताने की कि आप क्या खा सकते हैं अपने परहेजों के साथ। अभी आप अगर ये प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं तो इस पे लिखा हुआ है रीनल डाइट। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि कुछ भी रीनल डाइट नहीं होती। आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके हिसाब से आपका खाना पीना हम मॉडिफाई करते हैं। ओके, तो वो परहेज आपको सिर्फ उतना ही फॉलो करना है। जैसे कि मैं बता रही थी कि जब हम डायलिसिस करते हैं तो हमारा थोड़ा प्रोटीन का वेस्टेज होता है। जब आप हीमोडायलिसिस पे हो तो वो 4 से 8 ग्राम होता है। जब आप पेरिटोनियल डायलिसिस करते हो वो थोड़ा और ज्यादा होता है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो डाइट, जब हमारा किडनी का प्रॉब्लम चालू होता है, जब हमको जो डाइट दी जाती है और जब हम डायलिसिस पे आते हैं और किस प्रकार की डायलिसिस पे आते हैं, उसके हिसाब से हमको हमारा खाना पीना चेंज करना चाहिए। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम इंडियंस को, नॉर्मली हम वेजिटेरियन है, तो वैसे भी हमारी इंटेक लोअर साइड पे है। बट जो हमारे यहाँ नॉन वेज खाते हैं लोग, उनका भी इंटेक अगर आप नॉन वेज का कैलकुलेट करोगे तो वो हफ्ते में 2 से 3 बार खाते हैं, वजूद वेस्टर्न वर्ल्ड के जहाँ पर नॉन वेज लोग तीनों मील पे खाते हैं। तो हमारा इंटेक पहले से भी कम है।
और कोई भी जब भी हम लोग हमारे देश में अगर आप प्रथा देखोगे, कोई भी रिलीजियस बिलीफ देखोगे, फास्टिंग एक ऐसी चीज है, उपवास, जो हमारे बीमार लोग भी करते हैं, हमारे हेल्दी लोग भी करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी इंटेक्स बहुत बार कम हो जाती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो लोग डायलिसिस पे हैं वो परहेज ना, जितना डॉक्टर बताते, डाइटिशियन बताते, उतना ही परहेज करें, अपने आप को फास्टिंग ना दें, अपने हिसाब से खाना पीना बंद ना करें, क्योंकि जब आप ये करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका इंटेक और कम हो जाता है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको अच्छा खाना है, हमको मेडिकल हेल्प अगर लगती है तो हमें जरूर लेनी है। अगर हम अच्छी काउंसलिंग पहले से लेंगे तो हमारे को तकलीफ नहीं होती। और बहुत दफे जो हमने ऑब्जर्व किया है कि डायलिसिस में बहुत दवाइयां खानी पड़ती है और इसकी वजह से लोग कहते हैं कि दवाई खाली, खाना नहीं खाना है। तो आपके डॉक्टर से बात कीजिए, अगर आप अच्छा खाना पीना खाएंगे तो आपके डॉक्टर आपकी मेडिसिन वैसे भी कम कर देंगे। तो अच्छे से खाइए, जो परहेज दिया गया है वही फॉलो कीजिए। अभी मैं जानती हूँ इस ग्रुप में बहुत डायलिसिस टेक्नीशियन भी हैं, इसके लिए मैंने ये स्लाइड रखा है। आप खुद भी अपने आप का मॉनिटरेशन कर सकते हैं ये सिंपल मेथड से। अगर आपका वजन पिछले 6 महीने में कम नहीं हुआ है, मैं वजन की बात कर रही हूँ, मैं सूजन की बात नहीं कर रही, क्योंकि बहुत दफे क्या होता है, बहुत लोगों को सूजन होती है, जब वो डायलिसिस शुरू करते हैं, शुरू के तबके में उनका वजन कम होता जाता है तो उनको लगता है वजन कम हो रहा है। तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अगर आपकी सूजन कम हो रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका वजन कम हो रहा है तो डेफिनेटली आपको मेडिकल हेल्प लेनी है। और दूसरा पैरामीटर जो आप समझेंगे वो है एल्ब्यूमिन। और क्योंकि यहाँ पर टेक्नीशियंस हैं तो उनको नॉर्मली टेक्नीशियंस, जब आप डायलिसिस पैकेज देखते हैं किसी का और आप अगर उसका ग्राफ देखें कि उसका एल्ब्यूमिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजना चाहिए ताकि उनका इंटेक अच्छा किया जा सके। तो अब न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो जब, जैसे मैंने आपको बताया, जब किडनी की तकलीफ है, डायलिसिस नहीं हो रहा है तो लो प्रोटीन है, लेकिन जैसे ही आप हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस पे जाते हैं, कैलोरी इनटेक कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। अब ये प्रोटीन्स कैसे बढ़ाने हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। तो इसके अलावा जो परहेज होता है वो है नमक का, पानी का, पोटेशियम का, वो सब इंडिविजुअलाइज रहता है। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ आप 2 ग्राम नमक लीजिए या इतना पोटेशियम लीजिए या इतना ही पानी पीजिए। जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये रिस्ट्रिक्शंस को हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी आप आपके खाने में कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे मैंने देखा है कि डायलिसिस पेशेंट दिन में 1-2 बार खा लेते हैं, खाना दिखता है, भूख नहीं लगती है तो बोलते हैं नहीं खाना है, वो गलत है। आपको फ्रीक्वेंटली खाना है। हाई कैलोरी फूड जैसे कि तेल है, घी है, आप रोटी बनाते हैं या चावल दाल खा रहे हैं तो चावल दाल के अंदर 1 चम्मच घी गरम गरम करके डाल दिया तो आपकी कैलोरी की मात्रा खाने में बढ़ जाएगी। यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो शक्कर यूज कीजिए, गुड़ यूज कीजिए, साबूदाना या अरारोट का डेजर्ट बना सकते हैं या आपके रोटी के आटे में ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी कैलोरी की मात्रा खाने में बढ़ेगी। नॉर्मली ये करने से सिर्फ कैलोरी बढ़ती है। अगर आपको कैलोरी के साथ में प्रोटीन भी बढ़ाना है, जैसे हीमोडायलिसिस में प्रोटीन का इंटेक होते हैं 1.2, यानी आपको करीब 60 से 70 ग्राम तक प्रोटीन खाना है। लेकिन जब आप पीडी पे होते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस पे, तो प्रोबेबली ये प्रोटीन की मात्रा 70 से भी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। और इसमें जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है 50% उसको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, मतलब अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए। अब अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन क्या होता है? तो जो हमारा डेयरी का प्रोटीन है, मतलब दूध, दही, या आप पनीर लेते हैं या खोआ यूज करते हैं या चीज यूज करते हैं, इसको हम अच्छा क्वालिटी प्रोटीन बोलते हैं वेजिटेरियंस के लिए। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए मटन, चिकन, फिश, एग, ये है अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन। और जो बाकी प्रोटीन हमारे डाइट में आता है वो हमारे दाल, पल्सेस, हमारा ड्राई फ्रूट जो हम खाते हैं, जो नट्स हम यूज करते हैं, ये सब हमारे लिए भी प्रोटीन्स का सोर्स है। तो डेफिनेटली जब हम डायलिसिस पे हैं, हमें ये सब फूड को अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करना है। जो वेजिटेरियन है वो दाल्स एंड पल्सेस, मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज का ये पोर्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमको हमारा खाना कैलोरी के साथ में प्रोटीन डेंस करना है तो पनीर, चीज, दूध, दही, नट्स, अंडे, या जो स्किम मिल्क पाउडर भी मिलता है, वो रेगुलर दूध में कभी कभी हम पेशेंट्स को कहते हैं कि स्किम मिल्क पाउडर डाल के उसका प्रोटीन कंटेंट और बेहतर आप कर सकते हो। नॉर्मली हम जब आपको ये बताते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है
कि जो पोर्शन साइज है आपका नॉनवेज का या दाल्स और पल्सेस का, वो आप आपके डाइटिशियंस को पूछ लीजिए। और ये जो इमेज आपको दिख रही है ना यहाँ, ये जो मैंने कटोरियां दिखाई है, नॉर्मली कोशिश करके अपनी कटोरी का साइज अपने डाइटिशियन के पास लेके जाइए, ताकि उनको समझ में आए कि आप कौन सा साइज यूज कर रहे हैं। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ये कटोरी आपके लिए, जो बड़ी कटोरी है 200 ग्राम की, और आप कह रहे हैं ये 50 ग्राम की कटोरी, तो डेफिनेटली वो मैच नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशंस प्रॉपर हो, तो स्टैंडर्ड जो आप कटोरी घर में यूज करते हैं आपके न्यूट्रिशनिस्ट को बताइए, फिर उसमें वो कन्वर्ट करके आपको बताएंगे कि आप कितना खा सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो ये ड्रमस्टिक का लेग, ये ड्रमस्टिक का लेग अगर आप वजन करने जाओगे तो अराउंड 80 ग्राम का वजन आएगा इसका। अगेन नॉर्मल स्टैंडर्ड ड्रमस्टिक है, ओके। अगर आप इसी ड्रमस्टिक का मीट जब खाने जाएंगे तो 25 से 30 ग्राम ही आएगा। तो आप फर्क देख रहे हैं, जो बाकी वेट है वो हड्डी का वजन है। तो जब हम आपके लिए बोलते हैं कि आपको कितना पोर्शन खाना है, तो हम आपको ये सब चीजें पूछेंगे, और आप जब हमको ये बताओगे तब हम आपको बता पाएंगे कि आपको कितना खाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉन वेजिटेरियन को हमको डायलिसिस पे हमको देना है 20 ग्राम प्रोटीन, ओके, एक मील में, और वो बोलते हैं कि भाई मुझे तो नॉनवेज ही खाना है, मेरे को और नहीं खाना है, मुझे चिकन खानी है, तो बोनलेस चिकन 100 ग्राम अगर आप खाएंगे, या इस टाइप से थोड़े से बड़े ड्रमस्टिक 3 खाएंगे, तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक। फिर अगर आपको आपके खाने में से आपको आपका प्रोटीन और कैलोरी दोनों बढ़ाना है, क्योंकि पहले की स्लाइड जो मैंने दिखाई थी उसमें मैंने दिखाया था सिर्फ कैलोरी बढ़ाने का, इधर जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपको कैलोरी और प्रोटीन दोनों बढ़ेगा। जैसे जब हम आटा बांधते हैं रोटी बनाने के लिए, तो आधा गेहूं का या और कोई भी सीरियल यूज करके अगर हम बेसन यूज करें, या अगर हमें बेसन से लगता है कि गैस होगा तो दूध यूज करें या दूध का पाउडर यूज करें, तो हमारी कैलोरी के साथ में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ती है। सिमिलरली हमारा शाम का जो नाश्ता है, उसमें अगर हम बॉईल करके स्प्राउट्स खाएं, या स्प्राउट्स का कुछ डोसा बना लें या चीला कर लें, तो हमारी प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। नॉर्मली बहुत लोगों को, जिनको ऑफकोर्स फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, उनको सूप पीना पसंद होता है डायलिसिस पे, तो सूप थिक करने के लिए हम लोग कॉर्नफ्लावर यूज करते हैं। तो कॉर्नफ्लावर की जगह आप सोया का आटा यूज कीजिए, सोया का आटा भी आप यूज कर सकते हो रोटी बनाने के लिए। तो ये कुछ प्रकार हैं जो आप करके आपका कैलोरी और प्रोटीन खाने में बढ़ा सकते हैं, ओके। अभी हमने आपको ये एक रेसिपी दिखा रही हूँ मैं, जिधर हमने ये मिस्सी रोटी, आपने सुना होगा, ये मिस्सी रोटी की रेसिपी है बेसिकली, जिधर आप गेहूं का आटा और बेसन का आटा आधा आधा क्वांटिटी यूज करें, और उसको ऊपर घी से सेके या तेल से सेके, जो आप यूज करते हैं। तो इससे आपकी कैलोरी और प्रोटीन दोनों की मात्रा अच्छी बढ़ सकती है। और बहुत दफे क्या होता है, यदि आपको फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन है, तो इसमें आपको देख रहे हैं ये ड्राई आइटम है, तो आप इसको इजीली खा सकते हैं, नाश्ते के लिए खाने में साथ में खा सकते हैं, जैसे आप चाहें। इन बिटवीन खाना चाहते हैं, इसके अंदर थोड़ा मसाला डाल के बनाएंगे, तो बिना और कुछ अकम्पलीमेंट के भी आप ये खा सकते हैं। अभी इधर मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ खाने से ही हमारा कैलोरी प्रोटीन बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मेडिकली आपको जरूरत है, तो ये बहुत सारे प्रोटीन कम सप्लीमेंट्स है, बहुत कंपनियां बनाती हैं, आप ये सप्लीमेंट्स आपके खाने में यूज कर सकते हैं। और ये पाउडर ऐसे नहीं है कि पानी में या दूध में डाल के ही पीना है, बहुत ऐसे पाउडर भी हैं जो आप अपने रोटी के आटे में या दाल में ऊपर डाल के खा सकते हैं, ताकि आपका कैलोरी और प्रोटीन बढ़े। अभी तो हमारे को ये प्रोटीन फॉर्म में जो है, ये बिस्किट के फॉर्म में भी आ गया है, बार के फॉर्म में भी आ गया है, जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं ना, वैसे प्रोटीन का बार आता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये यूज करने के लिए आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन को पूछ लीजिए, क्योंकि उनको उसका पोटेशियम और फॉस्फोरस का कंटेंट, आपका ब्लड वैल्यूज क्या है, उसके हिसाब से वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप ये कितना खा सकते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा कि ये सब चीजें आप आपके घर के खाने में भी ये सप्लीमेंट्स यूज करके बना सकते हैं। शक्कर पारा बना रहे हैं तो ये प्रोटीन का पाउडर डालोगे तो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा, तो आप ये कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के परहेज की। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिए कि डायलिसिस में सबको एक जैसा परहेज पानी का या नमक का या पोटेशियम का नहीं लगता। आपको जो जरूरत है, आप आपके डॉक्टर और डायटिशियन से पूछ लीजिए और उसके हिसाब से परहेज फॉलो कीजिए। डायलिसिस पे कैसा होता है कि किसी को यूरिन आउटपुट अच्छा है, तो डॉक्टर्स कभी उसको बोलेंगे नहीं कि पानी बहुत कम पियो, वो लोग बोलेंगे कि आप आपका नॉर्मल पानी पियो। और नॉर्मली अगर डॉक्टर्स आपको क्या सलाह देते हैं कि 2 डायलिसिस के बीच में आपका वजन 1.5 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए।
अगर आप ऐसा परहेज फॉलो करोगे तो आपको ये तकलीफ नहीं आएगी। अब सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जब हमें फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है तो क्या क्या चीज है जो फ्लूइड में काउंट होती है। तो फ्लूइड में सिर्फ पानी काउंट नहीं होता, चाय, कॉफी, दूध, लस्सी, छाछ, दही, सूप, कस्टर्ड, जेलिंग, आइसक्रीम, नींबू पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, ये सब फूड भी लिक्विड में काउंट होते हैं। क्योंकि बहुत दफे पेशेंट क्या करते हैं, मुझे फ्लूइड का परहेज कहा है तो वो उनको बोला है 1 लीटर, तो वो 1 लीटर पानी पी लेते हैं, उसके अलावा ये सब पीते रहते हैं, तो वो परहेज वो फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर आपको पानी का परहेज सिर्फ नहीं कहा जाता है, फ्लूइड का परहेज कहा जाता है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन में आती है। तो अगर आपको कहा जाता है कि आपको 1 लीटर का फ्लूइड का परहेज है, तो अगर आप 200 ml पूरे दिन में चाय, कॉफी, दूध पी रहे हो तो पानी सिर्फ 800 ml आएगा। तो आपको आपका फ्लूइड का परहेज ऐसे बैलेंस करना रहता है। इसके अलावा पानी तो बोल दिया कि कम पियो, ओके, फ्लूइड का परहेज करो। तो आपकी प्यास आप कैसे बुझा सकते हो? बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो हम ज्यादा पानी नहीं पी पाते, राइट? अगर हम दूध की जगह पे पनीर, उसी दूध का पनीर बनाते हैं तो हम हमारा फ्लूइड बचा लेते हैं। आप छोटे छोटे आइस के क्यूब बना सकते हो। आजकल मार्केट में आइस ट्रेस मिलती है, ओके, जिसको आप मेजर करके आपका फ्लूइड का अलाउंस इतना है तो 2 ml में एक क्यूब बन जाएगा, 3 ml में एक क्यूब बन जाएगा। अगर आपने पूरे दिन में 10 क्यूब भी लिए तो 20 से 30 ml ही फ्लूइड जाएगा आपको। यदि आप दाल खाते हैं तो उसको थोड़ी गाढ़ी खाइए, पतली मत खाइए। दही लेते हैं तो नॉर्मल दही लिक्विड में काउंट होता है, पर अगर आप घट दही रहोगे ना, जिसे हम चक्का बोलते हैं, तो वो लिक्विड में काउंट नहीं होता, तो वो यूज कीजिए। तला हुआ, फ्राई फूड्स, नमकीन फूड्स अगर आप कम खाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको नमक का भी परहेज आता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्यास कम लगती है। तो आपको ये सब करेंगे तो आप आपका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, हमें ये नमक क्यों कहते हैं ना, फ्लूइड की तो एक बात हो गई, नमक हमें कम कैसे करना है। अब नमक सब खाने में नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो कि हम हिडन सॉल्ट बोलते हैं। खाना बनाने में हम वापस नमक का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम पैकेट फूड्स का यूज करते हैं तो हमारे को और नमक मिलता है। तो हमारे खाने में नेचुरल भी नमक आता है, हम उसको ऐड भी करते हैं, और हम ऐसे प्रकार के मसाले यूज करते हैं जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमारे सोर्सेज हैं हमारे खाने में नमक के। अब हमें अगर नमक भी कम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो आप टीस्पून देख रहे हो, ये 1/4 टीस्पून है। मेजरिंग स्पून जब आप खरीदते हैं ना, तो ये जो 1/4 टीस्पून है, अगर आप इसको लेवल करके लोगे तो इसमें 1 ग्राम नमक बैठता है। तो यदि आपको कहा जाता है कि आपको 3 ग्राम नमक यूज करना है, तो ये चम्मच आप 3 मेजर कर लीजिए, पूरे दिन में उतना ही नमक आपको यूज करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? यदि आपने आपका नमक का परहेज फॉलो करना है तो आप अपना नमक मेजर कर लीजिए, खाना बिना नमक के बनाइए और ऊपर से ये नमक की मात्रा यूज कीजिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यूज कीजिए, कैंड और टिन फूड्स मत यूज कीजिए, और एक्स्ट्रा नमक टेबल पे मत डालिए, तो आपका नमक का परहेज भी आप फॉलो कर पाओगे। इसके अलावा जो हिडन सोर्सेज हैं या जहां से हमको इनडायरेक्टली नमक आता है, वो है हमारे कैंड और टिन फ्रूट्स। जो भी पैकेट फूड आता है ना, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, जो कि एक तरह का नमक ही है। तो अगर आपको नमक बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने को कहा जाता है, तो टिन और कैन फूड, पैकेट फूड, जो प्रोसेस चीज है, जो ब्रेडी सूप है, जो चिप्स, चकली, फरसान जो हमारे आते हैं, जो सॉसेज, डिप्स वगैरह आते हैं, ये सब हमको रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर हमारे को हमारा सॉल्ट का परहेज बहुत सीवियर नहीं है। अगर आपका सॉल्ट का परहेज बहुत सीवियर कहा गया है तो कम्प्लीटली इन सबको अवॉइड भी करना पड़ सकता है। तो आपने ये सब अवॉइड कर दिया तो खाने को टेस्टी कैसे बनाएंगे? नमक कम कर दिया, तो ये सब जो चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इमली, नींबू, हरी मिर्ची, हरी प्याज, विनीगर, अमचूर पाउडर, टमाटर, कोकम, ये सब हमारे पास घर में रहता है। तो हम इन सबको हमारे खाने में यूज करें और हम नमक की मात्रा कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे खाने को टेस्ट आएगा और हम खाना खा पाएंगे। तो जो परहेज हमारे लिए जरूरी है हम उतना ही फॉलो करें, ये सब फ्लेवर्स हमारे खाने में ब्लेंड करें, तो हमें अच्छा टेस्टी खाना लगेगा। अब मैं आपको सिर्फ ये जो रेसिपीज हैं, ये हमारी एक बुक की पब्लिकेशन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें से आप ये रेसिपीज कॉपी पेस्ट करके आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक रेसिपी बनाई है। हरी प्याज सबको मालूम है,
स्प्रिंग अनियन को साफ करके अगर आप 15 ml विनेगर और 25 ml पानी में 15 ग्राम स्प्रिंग अनियन को भिगो के रखें, आधा घंटा भिगो के रखें और इसको एज अ पिकल साइड में रखें अपने खाने में। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो कम नमक के खाने के साथ में यदि आप ये यूज करें, तो यहाँ तो मैंने स्प्रिंग अनियन यूज की है, ऐसे ही आप कैबेज यूज कर सकते हैं, ऐसे ही आप कैरेट यूज कर सकते हैं, ऐसे ही आप रेडिश जिसको मूली कहते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा एक पिकल रोज अपने लिए फ्रेश बना के अपने खाने के साथ में यूज करेंगे तो आपके खाने को कम नमक के साथ में भी स्वाद लगेगा, तो आप खाना अच्छे से खा पाएंगे। अभी जो दूसरा परहेज हम बोलते हैं वो है पोटेशियम के लिए। तो लो पोटेशियम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ये जो लो पोटेशियम के फ्रूट है, एप्पल, गुआवा, पेर, इसको हम बोलते हैं GAP3, GAP3। यहाँ तो मैंने 3 ही लिखे लेकिन मैं आपको बताती हूँ। G मतलब गुआवा, A मतलब एप्पल, P3 पेर, पाइनएप्पल और पपाया। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि लो पोटेशियम के हैं। तो अगर आपकी पोटेशियम ब्लड में ज्यादा है तो भी आप ये एक पोर्शन फ्रूट का खा सकते हैं, मतलब 100 ग्राम फ्रूट पर डे आप ये ले सकते हैं। जो पोटेशियम के बाकी फूड्स है जैसे नारियल पानी, सूप, फ्रूट जूस, ये अवॉइड कीजिए। और जो आपका रेगुलर खाना आप बनाते हैं, जो दाल है, पल्सेस है, वेजिटेबल है, इसको आप लीच कर सकते हैं। लीचिंग का मतलब क्या होता है? इसको काट के, धो के, साफ करके बहुत जेनरस अमाउंट ऑफ पानी लेके बॉईल करने रखिए। जब उसको बॉईल आने लगे गैस बंद कीजिए, बंद करके उसके बाद में उसको आप वो पानी फेंक दीजिए। और अगर आप दाल और पल्सेस है तो उसके अंदर फ्रेश पानी डाल के पका सकते हैं, या ऐसी बॉयल भाजी को आप जैसे भी पकाना चाहते हैं फिर पका लीजिए। तो आप इसका पोटेशियम खाने का आपका कम कर सकते हैं। चाय कॉफी हम बंद नहीं करते, 1 से 2 कप माइल्ड चाय कॉफी कहते हैं। और जो भी आटा आप यूज करते हैं, नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि सीरियल्स में आप गेहूं की रोटी लीजिए, बाकी मिलेट्स जो बाजरा, ज्वार, रागी है वो यूज ना करें क्योंकि उसका पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। गेहूं के आटे को यूज करिए और चालन से छान के यूज कीजिए ताकि उसका भी पोटेशियम कंटेंट आपका कम हो जाए। ये सब हाई पोटेशियम फूड्स हैं, लेकिन फ्रूट्स को छोड़ के जो जो वेजिटेबल्स है ये सब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आपको बॉईल करके। जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं इनकी भी मात्रा आप आपके डॉक्टर या डाइटिशियन को पूछ के यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने चॉकलेट यहाँ जानबूझ के लगाया है, पोटेशियम कंटेंट इसका ज्यादा होता है और इसको हम लीच नहीं कर सकते, तो इसको रेगुलरली आप ना खाएं। अगर आपको बहुत इच्छा हो रही है तो आपके डॉक्टर या डाइटिशियन को पूछ के आप अपना कोटा पूछ लीजिए कि मैं कितना खा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा जो फूड होता है वो हम डायलिसिस पेशेंट को कहते हैं कि जब आप डायलिसिस के लिए आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो आप ये फूड खा के आइए और आप आपके डायलिसिस यूनिट में बता दीजिए कि मैंने ये फूड खाया है, ताकि वो उसको वहां पर डायलिसिस में फ्लश कर सके। बट एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको ये जरूर कह रही हूँ, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अपने यूनिट के डॉक्टर और आपके टेक्नीशियन को जरूर बताइए कि आप ये फूड खा के आए हैं, ताकि वो आपको हेल्प कर सके। अभी एक और परहेज जो है, नॉर्मली ये परहेज फास्फोरस का होता है। तो अगर आप ये हाई फास्फोरस फूड देखोगे, ये सब है दाल, पल्सेस, नट्स, ऑयल सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और नॉन वेज फूड, राइट? तो अगर आप ऑलरेडी आपका प्रोटीन का प्रॉपर बैलेंस कर रहे हो और फास्फोरस के लिए परहेज फॉलो कर रहे हो, ये हाई फास्फोरस फूड्स भी लिमिटेड पोर्शन में आप खा सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, यहाँ आप एग देख रहे हो, अंडा, अंडे का जो पूरा अंडा नहीं लेना है, आप अगर इसका येलो भाग निकाल दो, सिर्फ व्हाइट लो, तो फास्फोरस नहीं आता। ओके, तो जब आप आपके डाइटिशियन के साथ बैठते हैं तो उनसे ऐसे ऐसे पूछ लीजिए, और सब फास्फोरस बंद नहीं करते, हम सिर्फ उसकी पोर्शन कम करते हैं, हम आपको खाना बैलेंस करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते या दाल और पल्सेस नहीं ले सकते, हम आपके डाइटिशियन से पूछ लीजिए आप, और आपका बैलेंस करके आप खाना जरूर खा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ, कि आप हमेशा आदत डालिए कि कोई भी पैकेट फूड अगर आप लेते हैं तो लेबल पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये लेबल देख रहे हो, यहाँ पर उन्होंने आपको दिया है कि इसमें कितना फैट है, नमक की मात्रा जो सोडियम जो हम कहते हैं वो कितना है, इसमें पोटेशियम कितना है, इसमें टोटल प्रोटीन कितना आ रहा है, फाइबर कितना आ रहा है, इसमें उन्होंने फास्फोरस भी बताया है और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो हमें हमारा लेबल पढ़ना भी सीखना चाहिए। ओके, अगर आप ये लेबल पढ़ना सीख लेते हैं
और आप कोई भी तैयार फूड भी लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम रहता है कि आपको कितना नमक आ रहा है, कितना फॉस्फोरस आ रहा है, कितना पोटेशियम आ रहा है, इस फूड से आपको कितनी कैलोरी मिल रही है। तो अकॉर्डिंगली आप आपका डे प्लान कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या फूड यूज करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक स्टैंडर्ड प्लान बनाया था, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जब आप डायलिसिस पे होते हैं आपको अच्छा खाना खाना है। यदि आप इतना, जैसे सुबह में आपको 60 ग्राम सीरियल, जब मैं यहाँ कटोरी का साइज जो आपको दिखा रही हूँ, ये कटोरी 200 ग्राम की है, तो अगर आप छोटी कटोरी यूज कर रहे हैं तो 2 कटोरी आपको उपमा पोहा जैसा कुछ सामग्री लेना है चाय के साथ। मिड मॉर्निंग में एक फ्रूट लेना है। दोपहर के खाने में 90 ग्राम सीरियल, मतलब अगर आप रोटी की ध्यान दे रहे हैं तो रोटी 3, या अगर आप रोटी और चावल खाना चाहते हैं तो 2 रोटी और चावल। सब्जी लेनी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने आलू का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? ताकि हमको एडिक्वेट एनर्जी मिले। दाल है, दही है, यदि आपको दही खाने की जगह पे उसको कन्वर्ट करना है तो बीट करके थिक लस्सी भी कर सकते हैं। ओके, अगर वो आपके फ्लूइड के कोटे में बैठता है। शाम को वापस आपको सुबह की तरह ही वापस नाश्ता करना है। और जो मैंने आपको प्रोटीन बिस्किट बताया था, अगर आपको प्रोटीन बिस्किट या प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आपकी मिलती है। और रात के सोने के टाइम पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम दूध में कम प्रोटीन का पाउडर यहाँ डाल रहे हैं, दूध की मात्रा कम है बट प्रोटीन पाउडर दे रहे हैं। तो हमको जो हमारा टारगेट है ना 70 ग्राम प्रोटीन का और कैलोरी एडिक्वेट का, वो जब हम ऐसा खाना खाते हैं तब हमें डायलिसिस पे मिलता है। तो अगर आप ये प्लान देख रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आप बराबर खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। और जो रेसिपीज की मैं बात कर रही थी, हमारे ये बुक्स अवेलेबल है नर्मदा किडनी फाउंडेशन के साइट पे, तो आप वहां से इनके बारे में जानकारी पा सकते हैं। सो जस्ट टू समराइज, आप अगर अच्छा खाना खाएंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हम अच्छा खाना नहीं खाते डायलिसिस पे, इसके लिए हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। और फ्रेंड्स, हमारे को ऐसा नहीं है कि सब प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से बात करके जो इकोनॉमिकल रेंज है वो यूज कर सकते हैं। आप आपके डेली के खाने में ही आपका कैलोरी और प्रोटीन अचीव कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स के बिना भी ये पॉसिबल है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। मैं अभी स्लाइड शो स्टॉप करती हूँ। राइट, थैंक यू जामरुद, आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया। आपने प्रोटीन्स, सॉल्ट यानी सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं, किस प्रकार कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या नहीं अलाउड, ये सारी चीज़ों को विस्तार से समझाया है लोगों को। क्वेश्चंस तो रहेंगे पर हम दोनों टॉपिक्स कवर करने के बाद क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे। सो सेकंड टॉपिक CAPD के ऊपर है। इज डॉक्टर RK शर्मा अराउंड? कैन आई हियर हिम? हाँ, दिखाई देगा। तो मैडम जमरुद के क्वेश्चंस आप लोग चैट के ऊपर डाल के रखिएगा, ये दोनों सेशन के बाद हम कवर करेंगे। सो वेलकम डॉक्टर RK शर्मा, बहुत खुशी हुई हमें आपको यहाँ बुलाकर और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसे ना ही सिर्फ केवल यूपी वाले लोग सुनेंगे, बिहार, झारखंड, बट हमारे मुंबईकर्स जिन्होंने आपकी तरफ से कभी ज़्यादा एज अ टेक्नीशियन या पेशेंट्स ज़्यादा लेक्चर सुने नहीं हैं, तो उनको बहुत खुशी होगी आपके बारे में जानकारी हासिल करने की और आपके टॉपिक के बारे में। हमने ये देखा है कि कई बार टेक्नीशियंस भी हीमोडायलिसिस और CAPD में क्या फ़ायदे, नुकसान, उसके बारे में उतना अच्छी तरह से विस्तार से नहीं समझ पाते। तो कई बार पेशेंट्स उनसे जब पूछते हैं तो उन्हें जवाब देने में कई बार दिक्कत आ सकती है। तो ये टॉपिक इसीलिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और टेक्नीशियंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेशेंट को कौन से प्रकार की, किस प्रकार की डायलिसिस करना चाहिए, वो उसका चॉइस और नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ सलाह मशवरा करने के बाद डिसाइड होता है। सो डॉक्टर RK शर्मा हमारे बीच हैं और बहुत वक्त नहीं लूँगा। डॉक्टर RK शर्मा SGPGI लखनऊ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं और अभी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ज्वाइन किया है एज डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी इन मेदांता हॉस्पिटल। बहुत बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में रह चुके हैं। उनकी जो बायोडाटा अगर पढ़ने जाएंगे तो ये 30 मिनट के लेक्चर में से काफ़ी मिनट्स निकल जाएंगे, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, और उनकी सिखाने की शैली या पद्धत बहुत आराम से, धीरे से, जब तक इंसान समझ नहीं सकता पूरी तरह से अच्छे से समझाते हैं। तो डॉक्टर आर के शर्मा हमें CAPD के बारे में समझाएंगे कि जब CKD 5 स्टेज पर पहुंच जाती है तो पेशेंट के पास जो 2 विकल्प होते हैं डायलिसिस के, उसमें एक हीमोडायलिसिस और एक CAPD। तो हीमोडायलिसिस तो कई लोग जान चुके हैं, लेकिन CAPD के बारे में नॉलेज बहुत कम है लोगों को। सो डॉक्टर आर के शर्मा आज खुलासा करेंगे CAPD के बारे में। ओवर टू डॉक्टर आर के शर्मा। नमस्कार, धन्यवाद उमेश। क्योंकि पैरामेडिक्स की पेशेंट मैनेजमेंट में जिनके गुर्दे खराब हो चुके हैं, नर्सेज और टेक्नीशियन, उनका एक अहम रोल है। और मैं आज पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में आप सब लोगों से चर्चा करूंगा। हम जब SCPGI में थे तो वहाँ पर भी एक बड़ा पेरिटोनियल डायलिसिस का सेंटर था और अभी भी है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो नेक्स्ट स्लाइड, पेरिटोनियल डायलिसिस की जो पद्धति है, कोई स्लाइड चेंज कर पाए? पंकज स्लाइड, आई थिंक थोड़ा सा लैग टाइम रहेगा बिटवीन स्लाइड चेंजिंग एंड आपकी स्पीच में, क्योंकि ये दूसरा आदमी कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आप अपना कंटिन्यू करते रहिए। पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में एक जो महत्वपूर्ण फर्क है वो ये है कि हीमोडायलिसिस में ब्लड शरीर से बाहर जाता है और एक मशीन और डायलाइजर फिल्टर के थ्रू वो पास होता है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें ये शरीर के अंदर ही हमारे ये खून साफ करने की, फिल्टर करने की प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर में पेट के अंदर एक झिल्ली होती है, थिन मेम्ब्रेन, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, और ये हमारे जो एब्डोमेन के जो अंग हैं उनको ये कवर करती है, और इसकी 2 लेयर्स होती हैं और उन लेयर के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस रहता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में एक डायलिसिस फ्लूइड, जैसा कि डायलिसिस हीमोडायलिसिस में डायलिसिस फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से एक फ्लूइड जो पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड होता है वो इस झिल्ली के जो 2 लेयर्स हैं उनके बीच में डाल दिया जाता है। और नेक्स्ट स्लाइड, कैन वी गो बैक? वापस जल्दी बोल गया था। और ये जब उन 2 लेयर्स के बीच में रहता है तो उसमें ये वही काम करता है जो कि हीमोडायलिसिस करता है। नेक्स्ट स्लाइड। पेरिटोनियल डायलिसिस का जो महत्वपूर्ण काम है, जैसा कि हीमोडायलिसिस का है, कि हमारे शरीर से जो कि टॉक्सिक चीजें हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती हैं, जिनको कि हम वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे इंडेक्स है यूरिया और क्रेटिनिन, बट और भी वेस्ट पदार्थ हैं, उनको ये बाहर निकालता है। नेक्स्ट। दूसरा, ये सब करने से जो किडनी फेलियर के सिम्टम्स होते हैं उनको ये रिवर्स करता है। नेक्स्ट वन। और शरीर के अंदर एक हमारे जो नाइट्रोजन बैलेंस है जो वो पॉजिटिव रहे, और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट का सर्वाइवल और बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसा मैंने आपको बताया कि पेट के अंदर जो हमारे अंग हैं उनके ऊपर ये झिल्ली रहती है, और इस झिल्ली की 2 लेयर्स के बीच में ये डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है। और कुछ
सम वक्त के लिए ये पेट में रहता है और उतने टाइम में ये हमारे ब्लड से जो पदार्थ निकालने होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसा कि हीमोडायलिसिस भी किया जाता है, वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद उस डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रकार हैं, डॉक्टर उमेश खन्ना ने ऑलरेडी मेंशन किया CAPD के विषय में। CAPD का जो फुल यदि हम अनुवाद कहेंगे तो उसका मतलब है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। हिंदी में इसका शब्दार्थ है कि ये कंटिन्यूअसली निरंतर हमारे शरीर के खून की सफाई करता है और एम्बुलेटरी ये करते हुए मरीज अपना कार्य कर सकता है और यह पेट की झिल्ली के अंदर किया जाता है। इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन से भी कर सकते हैं, जिसको कि ऑटोमेटेड PD कहते हैं। और एक और इंटरमिटेंट PD है जो कि एक एक्यूट रीनल फेलियर में जो गुर्दे कुछ सडनली खराब हो जाते हैं और बच्चों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस एक टेम्पररी तरीका है खून की सफाई करने का, जैसे मैं बताया, और ये 12 से 24 घंटा एक घंटे के इंटरवल फ्लूइड को डालते हैं। 10 मिनट अंदर जाने में लगते हैं पेट में, 30 मिनट इसको रखते हैं और उसके बाद 10-20 मिनट में ये पानी ड्रेन हो जाता है। तो एक साइकिल ऑलमोस्ट 60 मिनट 1 घंटे की इसमें होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस है। इसमें मशीन ये सब काम करती है और जनरली ये रात के वक्त मरीज सो जाता है और मशीन से कनेक्ट हो जाता है और जो फ्लूइड मशीन ही पेट में डालती है और उसके बाद वो पेट से ड्रेन होता है और रात के एक्सचेंज इस तरह से पेरिटोनियल डायलिसिस के इस सिस्टम से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक डायग्रामेटिक वो है कि पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट किस तरह से करता है। वो जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है वो पेट में पेशेंट डाल रहा है और उसके बाद दूसरा जो ड्रेन बैग होता है उसमें पहले जो पेट में पानी पिछले 5-6 घंटे या 8 घंटे से पेट में है उसको पेशेंट ड्रेन करता है और नया पानी 2 लीटर वो पेट के अंदर डालता है। तो ये एसेंशियली CAPD करने का एक तरीका है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज शुरू में ये करनी पड़ती है कि पेट के अंदर एक सॉफ्ट पेरिटोनियल कैथेटर इम्प्लांट किया जाता है और वो 2 हफ्ते में जब इम्प्लांटेशन और सब घाव भर जाते हैं तो फिर CAPD प्रारंभ कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। यदि हम कंपेयर करना चाहेंगे तो हीमोडायलिसिस जिससे आप सब अच्छी तरह से अवगत हैं कि उसमें हफ्ते में 2 या 3 बार 4 से 6 घंटे तक ये सेशन होता है और जो शरीर से ब्लड बाहर जाके फिल्टर के थ्रू जाता है। उसके कंपैरिजन में जो CAPD है वो एक निरंतर कंटिन्यूअस चलने वाला डायलिसिस है जिसमें कि पेट की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर एक सॉफ्ट कैथेटर PD कैथेटर इम्प्लांट करते हैं। वो परमानेंटली उसमें रहता है और एक बैग जो कि ड्रेन बैग होता है और उसके साथ ही दूसरा बैग जिसमें कि फ्रेश सोल्यूशन रहता है। तो हर बार पेशेंट जैसे सुबह उठा और जो पानी उसके पेट में होता है उसको वो ड्रेन करता है पहले और ड्रेन होने के बाद वो 2 लीटर पानी पेट में डालता है और फिर ये जो दोनों बैग्स हैं ये डिस्पोजेबल सिस्टम होता है। उनको
डिस्कनेक्ट करके दे आर डिस्कार्डेड, दे आर थ्रोन अवे, और फिर 5-6 घंटे के लिए मरीज अपने काम पे जा सकता है, जो भी एक्टिविटी है, फिर उससे वापस आके एक बार फिर यही प्रक्रिया करता है। ये दिन में 3 बार कर सकता है, और रात में सोते समय 11 बजे वो फिर से पेट में 2 लीटर पानी डाल के सो जाता है, और सुबह 6-7 बजे जब उठता है तो उस पानी को ड्रेन करके नया 2 लीटर का पानी पेट में पेरिटोनियल कैविटी में डाल देते हैं। तो essentially it is a continuous process. The principles of, next slide, peritoneal dialysis, briefly मैं कहना चाहूँगा, इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो प्रिंसिपल्स हैं। सेम प्रिंसिपल आपके हीमोडायलिसिस में होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें बेसिकली जो पेट के अंदर कैथेटर इम्प्लांटेड होता है, वहां पर ही दोनों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है। और जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम देती है। जैसा आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ा होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली कुछ चीजें उससे पास हो सकती है। तो इसी तरह से ये जो मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियल की झिल्ली है, ये ब्लड कंपार्टमेंट जो हमारी ब्लड की कैपिलरीज में फ्लो करता हुआ ब्लड है, और दूसरा डायलिसेट कंपार्टमेंट, जो डायलिसेट आप पेशेंट के पेट में डालते हैं, उसके बीच में ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रक्रिया से पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसमें ये जो 3 फेजेस होते हैं, फिल, ड्वेल और ड्रेन, और ये पूरा डिस्पोजेबल सिस्टम होता है। एक एक्सचेंज का जब पानी अंदर चला जाता है तो मरीज इंडिपेंडेंट, केवल वो नली जो पीडी कैथेटर पेट पे रहता है वो भी नजर नहीं आता, वो अपना काम कर सकता है, ऑफिस जा सकता है, और फिर वापस में ये प्रक्रिया दिन में 3 बार और फिर सोते समय करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसा मैंने जिक्र किया कि ये जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसके अक्रॉस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्लड में से डायलिसेट के अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों प्रक्रिया से उनका मूवमेंट होकर के, और वो डायलिसेट फ्लूइड में जब आ जाते हैं तो 4-6 घंटे बाद उस फ्लूइड को निकाल के उसको ड्रेन बैग में आ जाता है और उसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से ये पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये दोनों प्रक्रिया पेरिटोनियल डायलिसिस में ये इनका प्रयोग किया जाता है। एक डिफरेंस ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर ये चलता है, और एक तरह से हमारे गुर्दे भी निरंतर 24 घंटे काम करते हैं। तो ये हमारे गुर्दे के काम को अच्छी तरह से उसी तरह काम करता है जैसे हमारे गुर्दे करते हैं। दूसरा, इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो ज्यादा सेलेक्टिवली इजीली बाहर निकलते हैं। तीसरी चीज ये है कि मरीज यदि हार्ट का पेशेंट है और उसका ब्लड प्रेशर अनस्टेबल है तो वो सब चीजें पेरिटोनियल डायलिसिस में नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये पीडी फ्लूइड का कॉम्पोजिशन है। कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। सेलेक्टिवली आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि पोटेशियम शरीर में ज्यादा है तो लो पोटेशियम फ्लूइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल फर्क ये है कि ये पीडी फ्लूइड एब्सोल्युटली स्टेराइल और पायरोजन फ्री होता है। और अब तो हीमोडायलिसिस में भी जो डायलिसेट भी पायरोजन फ्री और एकदम स्टेराइल होना चाहिए।
यदि आप अच्छा हीमोडायलिसिस करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है पीडी शुरू करने में, इम्प्लांट करने में, प्रिस्क्रिप्शन क्या हो, लेकिन इसमें पैरामेडिक्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, नर्सेज का और टेक्नीशियन का। ये हर पेशेंट जिसके गुर्दे खराब हो चुके हैं, चाहे वो डायबिटीज का है, चाहे उसे हार्ट डिसीज है, चाहे वो ओल्ड पेशेंट है, चाहे पेशेंट को बहुत ब्लड प्रेशर है, वो हर एक पेशेंट में सीएपीडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार लोगों में ये एक भ्रांति होती है कि सीएपीडी केवल कुछ सेलेक्ट पेशेंट्स में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने कुछ ऐसे गरीब पेशेंट्स को भी जो कि दूर दराज के गांवों में रहते हैं, वो भी काफी सालों तक सीएपीडी पे रह सके। इम्पोर्टेंस ये है कि पेशेंट ट्रेनेबल हो या उसके घर में कोई हेल्प हो जो कि पेशेंट को डायलिसिस करने में हेल्प कर सके। एक कमरा होना चाहिए जिसमें कि सफाई रखी जाए और बाकी हाइजीन, हैंड हाइजीन और चीजें की जाए। लेकिन ये बहुत एक सरल प्रक्रिया है जो मरीज खुद इसको कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जैसा मैंने जिक्र किया, टेक्नीशियन, नर्सेज और कोऑर्डिनेटर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये पेशेंट घर में खुद करते हैं और इनका डॉक्टर की जो विजिट है वो 1 या 3 महीने में ही उसकी जरूरत पड़ती है। उस बीच जो नर्सेज हैं और टेक्नीशियन हैं और कोऑर्डिनेटर्स हैं वो पेशेंट के टच में रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर का इम्प्लांटेशन है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट भी करते हैं और सर्जन्स भी करते हैं, वो लैप्रोस्कोपिकली भी किया जा सकता है। जो क्लासिकल कैथेटर्स थे वो टैंकॉफ ने बनाए थे, लेकिन उसके बाद उसके बहुत मॉडिफिकेशंस अब अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो कोऑर्डिनेटर्स और टेक्नीशियन और नर्सेज जो पीडी में इन्वॉल्व हैं वो मरीज की मॉनिटरिंग करते हैं कि जो पीडी कैथेटर की साइट है वो ठीक है, ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और पेशेंट टोटली एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो कर रहा है। इसमें भी जैसा आपने सुना कि फ्लूइड एक्युमुलेशन और पल्मोनरी एडिमा या शरीर में पानी की अधिक मात्रा या हार्ट फेलियर ना हो, इसमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल प्रोटीन आप मात्रा में लें, लेकिन पीडी का मतलब ये नहीं है कि पानी और नमक को बढ़ाएं। पानी और नमक का रिस्ट्रिक्शन पीडी पेशेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। पीडी और हीमोडायलिसिस कोई कॉम्पिटिटिव ट्रीटमेंट मोडालिटी नहीं है, ये पेशेंट की चॉइस पे डिपेंडेंट है। और कई देशों में पीडी फर्स्ट, इसका मतलब है कि पहले जो पेशेंट के गुर्दे खराब हो जाते हैं उनको पेरिटोनियल डायलिसिस ऑफर किया जाता है, क्योंकि वहां पे सब पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट होता है। पीडी की एडवांटेज ये है कि डाइट और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस, इस पे डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कम होते हैं, लेकिन नमक और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस थोड़े करने पड़ते हैं। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मरीज एकदम इंडिपेंडेंटली घर पे इसको कर सकता है। एक शॉर्ट ट्रेनिंग टाइम पे मरीज को एक फीलिंग होती है कि वो टोटली इंडिपेंडेंट है। दूसरा, ये पोर्टेबल सिस्टम्स, जो डिस्पोजेबल सिस्टम्स है, मरीज हिमालय पे चला जाए तो वहां भी पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकता है। वैसे तो आजकल हीमोडायलिसिस की भी पोर्टेबल सिस्टम्स अवेलेबल हैं। कार्डियक स्ट्रेस इसमें कम होता है, लेकिन हमें पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन और सेप्सिस, एसेप्टिक मेथड से इसको करना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा प्रोटीन लॉस ज्यादा होता है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा, जैसा हमने सुना भी कि 1.2 मैक्सिमम प्रोटीन
पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट्स को लेनी चाहिए। इन्फेक्शन एग्जिट साइट पे ना हो, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है ऑस्मोसिस के लिए, फ्लूइड रिमूवल के लिए। तो शुगर कंट्रोल रखने के लिए डायबिटिक्स में इंसुलिन का जरूरत बढ़ जाती है। लेकिन ये एक प्रोसीजर है जो कि उन पेशेंट्स में भी कर सकते हैं जो कि ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सबके लिए सूटेबल है, और स्पेशली जहाँ पे हीमोडायलिसिस की सुविधा नहीं हो, या छोटे बच्चों में जो कि हीमोडायलिसिस के लिए सूटेबल नहीं है, उनमें ये बहुत सरलता से किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो थैंक यू वेरी मच। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब भी नर्सेज और टेक्नीशियन पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में जानकारी रखें, और कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हों वो CAPD टेक्नीशियन और नर्स और कोऑर्डिनेटर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है। और अब इंडिया में भी जो भारत का नेशनल प्रोग्राम है उसमें PD को हीमोडायलिसिस की तरह ही सम्मिलित कर लिया गया है, और कई स्टेट्स में PD भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर मैं मुंबई किडनी फाउंडेशन और उमेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो ये मुहिम चलाई है नेशनल लेवल पे, ये हम सब के लिए, स्पेशली पैरामेडिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत यूजफुल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर RK शर्मा। आप यहाँ आए और हम सभी लोगों को इस CAPD के बारे में बहुत डिटेल में समझाया। तो डॉक्टर शर्मा जी ने ये बताया है कि दोनों हीमोडायलिसिस और CAPD दोनों अच्छे विकल्प हैं किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए, और कुछ पेशेंट्स को CAPD पसंद है, कुछ के हीमोडायलिसिस पसंद है। दोनों के डिफरेंसेस बताए उन्होंने, दोनों के एडवांटेजेस बताए हैं। ये टॉपिक इसलिए पेशेंट्स को भी हम समझाना चाहते थे और डायलिसिस टेक्नीशियंस को भी समझाना चाहते थे, क्योंकि कई बार पेशेंट्स और टेक्नीशियंस दोनों को लगता है कि CAPD मतलब पेरिटोनाइटिस और इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है, दोनों के फायदे और नुकसान हैं। हीमोडायलिसिस में भी इन्फेक्शन लग सकती है, हीमोडायलिसिस में अपने अलग से प्रॉब्लम्स हैं। CAPD में भी हो सकता है डेफिनेटली कि पेरिटोनाइटिस या इन्फेक्शन का कुछ चांस है, लेकिन उसके कितने ज़्यादा फायदे हैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक पोल लिया गया जिसमें डॉक्टर्स को पूछा गया कि अगर आपको किडनी आपकी खराब होती है तो आप हीमोडायलिसिस पर जाओगे या पेरिटोनियल डायलिसिस पर जाओगे। तो ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट तो हर एक आदमी ने प्रेफर किया कि पहले ट्रांसप्लांट होगा नंबर 1, और उसके बाद बिटवीन CAPD एंड हीमोडायलिसिस ज़्यादा डॉक्टर्स ने CAPD प्रेफर किया था। तो ऐसा नहीं है कि CAPD कुछ ज़्यादा ही बदनाम हो गया है, इसीलिए हम ये टॉपिक यहाँ छेड़ना चाहते थे कि लोगों को अंदाज़ा हो कि CAPD एक अच्छी ट्रीटमेंट है जो हीमोडायलिसिस टेक्नीशियंस को भी पता रहनी चाहिए, ताकि वो किसी को डिसुएड नहीं करें, उल्टा परसुएड कर सकते हैं कि दोनों ऑप्शन हैं। आप खुद आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करके फ़ायदे नुकसान दोनों के ऊपर चर्चा कीजिए। सो पेशेंट्स को भी नॉलेज रहनी चाहिए, वो गूगल कर सकते हैं, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं, और CAPD और हीमोडायलिसिस में हर पेशेंट को अपनी चॉइस नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करके करनी चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन डाइट के ऊपर है। किसी ने पूछा है कि बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट ड्राई फ्रूट एंड ऑयली डाइट खाने से मना करते हैं। सो जमरुद, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट मना करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट मना नहीं करते, लेकिन अगर किसी का फॉस्फोरस बहुत ज्यादा है या कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको आपको बैलेंस करके लेना है। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी फूड बैड नहीं होता, लेकिन आपको जितना आपकी बॉडी के हिसाब से अच्छा होता है, डॉक्टर आपको उस हिसाब से कहते हैं कि आपको लेना है कि नहीं लेना।
तो जरूर आपका पोटेशियम ज्यादा होगा या फॉस्फोरस ज्यादा होगा या आपको हार्ट की तकलीफ होगी, इसके लिए डॉक्टर ने मना किया होगा, सबको मना नहीं करते। तो आई थिंक जवाब ये बहुत सही दिया उन्होंने। फास्फोरस और पोटेशियम देख के नेफ्रोलॉजिस्ट एंड डाइटिशियन के साथ चर्चा किए बगैर डाइट देना वैसे भी नुकसानदेही है। हमारे यहाँ एक आदत सी पड़ गई है, लोग डाइटिशियंस के पास ना जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये बेकार का खर्चा है। अरे कई बार जो डाइटिशियन सलाह दे सकता है वो सलाह आप इधर उधर से लेके गलत फैसले करते हो अपनी ज़िंदगी के, और डाइट एक बहुत महत्व की चीज़ है, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। डाइटिशियन का रोल बहुत ही महत्व का होता है। किसी ने कहा है कि आपकी पीपीटी इतनी बढ़िया है कि वो चाहते हैं कि मुझे वो पीपीटी मिल जाए। तो हम आप मुझे कह रहे थे कि आप छोटे छोटे वीडियोस बनाओगे और डाइट के बारे में कुछ स्पेसिफिक 10-10 मिनट के 3 वीडियोस अगर बना सकते हैं तो वो हम शेयर कर देंगे, जो डायलिसिस टेक्नीशियंस सुन सकेंगे और वो कंटिन्यूसली देख सकेंगे। इसी प्रकार पेशेंट्स के लिए भी हम वो शेयर कर लेंगे ताकि पेशेंट्स भी देख सकते हैं। आर के शर्मा जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द साइट ऑफ कैथेटर फॉर पीडी, कहाँ से डालते हैं, शायद वो पूछ रहे हैं, और पीडी कैथेटर का नाम एंड साइज। हाँ शर्मा जी। जी जी, जो पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर, जैसा मैंने जिक्र भी किया, ये पेट के अंदर जो अम्बिलिकस के नीचे, थोड़ा नीचे, या तो मीडियम इंसिजन से डाला जाता है, और या कुछ लोग एकदम पेट जो लीनिया एल्बा होती है उसके थ्रू भी जाते हैं। और पेरिटोनियल डायलिसिस का जो कैथेटर होता है, एक तो स्ट्रेट कैथेटर होता है जो क्लासिकल टैंकऑफ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कॉइल्ड कैथेटर्स और एक कुछ कैथेटर्स ऐसे हैं जिनके एंड पर कुछ मॉडिफिकेशंस रहते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो कैथेटर है वो पेट के अंदर, पेल्विस के अंदर ही रहे, उसकी पोजीशन ठीक रहे, जिससे कि पेशेंट, क्योंकि एम्बुलेटरी है, घूम रहा है, तो जो पानी है वो ग्रेविटी से लोएस्ट पेरिटोनियम के पार्ट में रहता है, कैथेटर वहीं पे रहना चाहिए, जिससे कि अच्छी तरह से इसको ड्रेन किया जाए। इसको डालने के तरीके, जैसे हम एसजीपीजीआई में भी नेफ्रोलॉजिस्ट परकुटेनियस तरीके से खुद ही लोकल एनेस्थीसिया में इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा लैपिक तरीका है जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट इसको डालते हैं। तो ये इम्प्लांटेशन पहला स्टेप है। तो उसके बाद 1 या 2 हफ्ते के बाद जब सब घाव भर जाता है तो सीएपीडी उसको शुरू कर देते हैं। जमरुद, किसी को इंटरेस्ट है लो फॉस्फोरस बट कैलोरी डेंस फूड, प्रोटीन्स उनका सही है, अल्ब्यूमिन लेवल 4 है, लेकिन फॉस्फोरस शायद ज़्यादा है, तो लो फॉस्फोरस कैलोरी डेंस फूड्स, क्योंकि उनका वजन नहीं बढ़ रहा। तो बेसिकली कैलोरीज के लिए आप अरारूट का आटा या साबूदाना यूज कर सकते हो, इससे आपका फॉस्फोरस नहीं बढ़ेगा, कैलोरीज बढ़ा सकते हैं इसका। और अगर आपका फॉस्फोरस ज्यादा है तो आपका जो मिल्क प्रोडक्ट का प्रमाण है वो चेक कर लीजिए आप कितना ले रहे हैं। दाल जौल पल्सेस आप जरूर लीजिए क्योंकि वो आपका प्रोटीन बराबर रखेगा। बट कैलोरीज के लिए अगर आप डायबिटिक नहीं है तो साबूदाने का खीर या अरारूट की खीर, अरारूट की बर्फी ऐसे बना के आप आपके कैलोरी कंटेंट डाइट का बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स अगर किसी को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो वो अनम्यूट करने की उनको फैसिलिटी दे दीजिए ताकि वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन अमित गुप्ता जी को बहुत बहुत नमस्कार हमारी तरफ से। हमें बहुत खुशी हुई कि अमित गुप्ता जी खुद आज यहाँ आए हैं, हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लग गया है। एंड ये मैं जान के बहुत खुश हूँ कि अमित गुप्ता जी का रोल बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रहने वाला है। यूपी, बिहार, ईस्टर्न एरियाज में सभी नेफ्रोलॉजिस्ट को उत्साहित करके उनकी मदद से हमें जो टेक्नीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने शुरू में समझाया है कि हम 3 भाग में इसको लेंगे।
छोटे छोटे वीडियोस हर हफ्ते आएंगे, जूम मीटिंग्स होगी 15-20 दिन या 1 महीने में एक बार, एंड आस्क योर नेफ्रोलॉजिस्ट के एक छोटे प्रश्न रोज आप पूछ सकते हैं, जिसमें अमित जी हमें हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे नेफ्रोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे जो हमारी इस प्रयत्न या कोशिश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अमित जी कुछ 2 शब्द आपकी तरफ से हैं? नहीं, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू मुंबई किडनी फाउंडेशन और आपको खास करके प्रोफेसर उमेश खन्ना जी कि आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, एंड द 2 स्पीकर्स मिस जमरूद पटेल एंड प्रोफेसर आर के शर्मा ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, एंड वी वर वेरी इम्प्रेस्ड, एंड आई एम श्योर कि ये दिस विल बी अ वेरी good and informative and learning experience for all of us. Or I would request all our technicians and nurses who are involved in the care of dialysis patients to take this opportunity and ask questions, because I think you have 2 very good experts speaking to you today, and they should clarify their doubts and not feel shy in asking questions at this time. थैंक यू अमित जी। तो आर के शर्मा जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये हीमोडायलिसिस से सीएपीडी पे जा सकते हैं, सीएपीडी से हीमोडायलिसिस जा सकते हैं, कैन वी स्विच फ्रॉम वन टू द अदर? हाँ, ये डायलिसिस से स्विच करना, यदि कोई पेशेंट हीमोडायलिसिस पे है और वो सीएपीडी पे जाना चाहता है तो वो आसानी से जा सकता है। उसके अलावा पेशेंट जो सीपीडी पर हैं, कई बार बीच में जैसे उनको पेरिटोनाइटिस हो जाए या किसी कारण से वो कैथेटर निकालना पड़ जाए तो उनको हीमोडायलिसिस पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है, कंपटीशन नहीं है कि ये या वो। मोस्टली ये मरीज की एक तो इच्छा पर और प्रेफरेंस पर रहता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स भी मरीज को इसका ज्ञान दें कि दोनों पद्धति अवेलेबल है। और ट्रांसप्लांट में भी ये पेशेंट जा सकते हैं, क्योंकि कई बार ये लोग सोचते हैं कि पेट में कैथेटर पड़ा हुआ है, सीएपीडी चल रहा है तो उसका ट्रांसप्लांट करने में वो बाधा आएगी। ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो पेरिटोनियल डायलिसिस करते हुए ही उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और ट्रांसप्लांट के बाद ये कैथेटर निकाल देंगे। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मुझे कई लोगों ने कहा था कि आप हीमोडायलिसिस टेक्नीशियंस को सीएपीडी के बारे में क्यों समझा रहे हो भैया, ये तो कोई, बट द मेन रीज़न ये है कि हम लोग जो सीएपीडी पसंद करते हैं और जिन्होंने देखे हैं कि किस प्रकार पेशेंट्स बहुत खुश रहते हैं, और मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि कई लोग जो सीएपीडी कर चुके हैं वो हीमोडायलिसिस पे जाना पसंद ही नहीं करते। तो ये एक बदनाम थेरेपी को हम चाहते हैं लोगों को समझाना कि इसके एक अलग गुण और फायदे नुकसान हैं और हीमोडायलिसिस के अलग हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे डॉक्टर आर के शर्मा जी ने बताया, और एक में से दूसरी ट्रीटमेंट में आप जा सकते हो। जमरुद जी, किसी ने पूछा है कि खाने पीने में कुछ ज्यादा सुविधा मिलती है या सीएपीडी वालों को ये इंसेंटिव है क्या उनको? तो सर शर्मा सर ने हमको बोला है ना कि खाने में आपका प्रोटीन का कंटेंट और खाने में बढ़ाया जाता है, लेकिन पानी और नमक का परहेज। लेकिन अगर आप पूछेंगे हीमोडायलिसिस से पीवी पे परहेज थोड़ा कम होता है, ओके। तो डेफिनेटली, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है पेरिटोनियल डायलिसिस पे कि जो डायलिसिस यूज किया जाता है उससे भी हमको कैलोरी मिलती है। तो हम जब हमारा खाना पीना प्लान करवाते हैं तो थोड़ी सी हमारे को कैलोरी के ऊपर ध्यान रखना है। लेकिन डेफिनेटली पोटेशियम का परहेज जितना मैंने देखा है पीडी पेशेंट में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना हीमोडायलिसिस में होता है पीडी के पेशेंट में, तो उनको वो थोड़ा सा वो बेनिफिट मिल जाता है। तो परहेज जरूर रहता है लेकिन बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं रहता, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहता पीडी पे। एक क्वेश्चन कॉस्ट के ऊपर आया, उसको पूछने से पहले, क्योंकि यहाँ बोथ डॉक्टर आर के शर्मा और डॉक्टर अमित गुप्ता दोनों उपस्थित हैं और ये लोग मतलब सीएपीडी के गुरु या क्या बोलते हैं पिता समान है। इन्होंने शुरू की है सीएपीडी इस देश में, काफ़ी लोगों का उसमें योगदान है, लेकिन इन दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनसे ये सवाल किसी ने पूछा है कि इंश्योरेंस कंपनी सीएपीडी को कवर नहीं करती, इसके बारे में क्या किया जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग हीमोडायलिसिस पे ज़बरदस्ती जाना चाहते हैं, क्योंकि हीमोडायलिसिस
इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं? तो ये सवाल का जवाब आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ चेंजेस हुई हैं तो मुझे बता देना, और पेशेंट्स को भी हम समझा सकते हैं कि अभी इंश्योरेंस कंपनीज कवर कर रही हैं या नहीं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो नेशनल कवरेज है डायलिसिस के लिए, उसमें पहले केवल हीमोडायलिसिस को ही लिया गया था, और कई स्टेट स्पॉन्सर्ड जो इंश्योरेंसेस हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट फ्री डायलिसिस दिया जाता है, उसमें हीमोडायलिसिस को शामिल करके एक हीमोडायलिसिस यूनिट्स का जो चिप बनाया गया है। लेकिन यूपी में भी हमने इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी अवेयर किया है, और एट प्रेजेंट ये बात सही है कि जो रूटीन की इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि हीमोडायलिसिस को कवर करती हैं, उसको पेरिटोनियल डायलिसिस कई कंपनीज कवर नहीं करती हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत शीघ्र ही ये बदलाव आने वाला है, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड और नेशनल जो कवरेज डायलिसिस की है, उसमें गवर्नमेंट को ये समझ आ गया है कि एक्चुअली पेरिटोनियल डायलिसिस की कवरेज फाइनली नहीं पड़ती है गवर्नमेंट के, क्योंकि उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनानी पड़ती है और डायलिसिस की चेन मैनेज नहीं करना पड़ता है। तो कई स्टेट्स में ऑलरेडी ये कवर्ड है, लेकिन मैं मानता हूँ हमारी जो पीडी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस और इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, उसने भी एक मुहिम चलाई है जिससे इसको हीमोडायलिसिस जैसी ही प्लेटफॉर्म पे इसको माना जाए। डॉक्टर अमित गुप्ता, हाँ, अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो। नहीं, जैसे प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम में अब पेरिटोनियल डायलिसिस को इंक्लूड कर लिया गया है। So all states now, including UP, are now gradually going to include peritoneal dialysis as part of their program. As Professor Sharma said that ये जो insurance companies हैं अभी भी वो peritoneal dialysis का coverage नहीं दे रही हैं, but there is a lot of groundwork which has been done, and एक जो insurance companies की एक जो body है उसके साथ भी we have met, and they are now taking it up seriously, and hopefully in the next 1 or 2 years the peritoneal dialysis will also be covered. Their main concern is, since this is a domiciliary treatment, मैंने घर पर ही इलाज होता है, how does one monitor that this treatment is being done as per the prescription of the patient? So that is the main concern of the insurers. But वो भी धीरे धीरे उनकी हम लोगों से बातचीत के बाद they are getting convinced, and because the Prime Minister's program has included peritoneal dialysis in their program, so hopefully insurance companies will also fall in line. तो हम सभी लोगों को इंतजार है कि किस दिन इंश्योरेंस कंपनीज CAPD को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे मुझे शर्तिया मैं जानता हूं कि नंबर ऑफ CAPD पेशेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके फ़ायदे काफ़ी हैं, खास करके रिमोट एरियाज़ में, और ख़ास करके वो लोग जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जैसे डॉक्टर RK शर्मा ने बताया। किसी ने पूछा है, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, I'm on dialysis in 3 years, उसे किशमिश खानी है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, प्लीज़ एडवाइस। भैया ओके, आप इनको डिटॉक्सिफाई कर दो ये पेशेंट को। तो आप किशमिश खा सकते हो, वो डिटॉक्सिफाई तो नहीं करेगा, बट आपको थोड़ा आयरन दे देगा, कैलोरी दे देगा। किशमिश खाने में कोई दिक्कत नहीं है। डिटॉक्सिफाई करने का कॉन्सेप्ट काफी लोगों के दिमाग में होता है। अगर आप हेल्दी खाते हो तो आपको डिटॉक्सिफाई कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना, कुछ गलत खाओ ही मत ना, तो आपको डिटॉक्सिफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, आई थिंक किसी का पर्सनल क्वेश्चन ऑन ब्लड प्रेशर, तो वो तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू आंसर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन जी किशमिश में पोटेशियम का क्या? सर पोटेशियम तो रहता है सर, तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, अगर किसी का पोटेशियम ज्यादा होता है तो आप सोक करके खाइए, सोक के पानी ड्रेन कर दीजिए और फिर खा लीजिए। कभी कभी किसी का बहुत पोटेशियम भी बढ़ा हुआ होता है ना सर, तो किशमिश को ना फोक से पोक कर देना चाहिए ताकि अंदर से, और फिर सोक करके फिर आप उसका पानी फेंक के फिर ले लीजिए, यानी जूस निकाल दो उसका।
हाँ, पोटेशियम कम हो जाएगा ना सर, पोटेशियम वाटर सॉल्युबल है ना, सोक करने से। राइट। जी, आई थिंक उनका क्वेश्चन जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड है, तो उससे ये पूछा जा सकता है कि सीएपीडी पे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल डॉक्टर शर्मा हीमोडायलिसिस के फ्लक्चुएशन से कम रहता है क्या? सीएपीडी के अंदर फायदा ये है कि जो हीमोडायलिसिस में ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होता है, वो फ्लक्चुएशन सीएपीडी पर उतना नहीं होता है। लेकिन मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा कि सीएपीडी में आप प्रोटीन की मात्रा तो प्रचुर मात्रा में लें, लेकिन नमक और जो पानी का परहेज उसमें भी करना जरूरी है, क्योंकि सीपीडी पर कई बार मरीज सोचते हैं कि हम नमक भी लें, पानी भी लें, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी रहेगा, तो उससे वो फ्लूइड ओवरलोड में जा सकते हैं। लेकिन एडवांटेज ये है कि जो फ्लक्चुएशन, जैसे हीमोडायलिसिस में कई बार होता है कि हीमोडायलिसिस शुरू किया तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, या कुछ पेशेंट में हीमोडायलिसिस के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है दौरान, वो सब चीज सीएपीडी में नहीं होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस निरंतर डायलिसिस या खून की सफाई है, तो उसमें ये फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। ये एक एडवांटेज है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्डियोवास्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से मरीज के लिए हानिकारक होते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, किसी ने पूछा है कि कॉस्ट क्या है सीएपीडी का और कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन हीमोडायलिसिस एंड पीडी। अगर उन्हें खर्चे के हिसाब से फैसला करना है सीएपीडी करें या हीमोडायलिसिस, तो उनको थोड़ा सा अंदाजा देना है। और उसके बाद और इसी के साथ आप सिर्फ कुछ लास्ट वर्ड्स आपके कुछ अगर बोलना चाहें अबाउट सीएपीडी तो वो ऐड कर दीजिए। जमरुद, एनी लास्ट एडवाइस टू पेशेंट्स अबाउट डाइट फ्रॉम योर साइड बिफोर वी साइन ऑफ? डॉक्टर शर्मा, कॉस्ट बिटवीन सीएपीडी एंड हीमोडायलिसिस। कॉस्ट के लिहाज से भारतवर्ष में यदि मरीज का जो जेब से खर्च करना है, तो हीमोडायलिसिस सीपीडी से सस्ता पड़ता है, और उसके कई कारण हैं। लेकिन आप एक्चुअल कॉस्ट देखोगे जो कि कैलकुलेट हो चुकी है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन और हर चीज को निहित किया जाए, तो एक्चुअली सीपीडी हीमोडायलिसिस से थोड़ा सस्ता आता है। ऑन एन एवरेज 16 से 20 हजार सीपीडी का महीने का खर्चा होता है। और हीमोडायलिसिस जैसा मैं जानता हूँ, मुंबई में तो कई जगह 6 से 8 से 10 हजार पर मंथ में भी हो जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में यदि हीमोडायलिसिस का खर्चा देखें तो वो भी करीब करीब इतना ही आता है। गवर्नमेंट के लिए सीपीडी स्पॉन्सर्ड फ्री डायलिसिस एक तरह से ज़्यादा सस्ता और मैनेजेबल रहेगा। यही कारण है कि एशियन कंट्रीज में, जैसे कि थाईलैंड है और कई दूसरे देशों में, पीडी फर्स्ट, जिसमें पहले पेरिटोनियल डायलिसिस दिया जाता है, वो प्रोग्राम चलाए हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि मोस्टली यहाँ पे जो ऑडियंस टेक्नीशियंस की है वो हीमोडायलिसिस में इन्वॉल्व है, लेकिन उनको पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और पेरिटोनियल डायलिसिस एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। ये हीमोडायलिसिस जैसी ही प्रक्रिया है, और गुर्दे का जो काम है उसको कंटिन्यूअस हमारी बॉडी में खून की सफाई का काम करती है। हमें पेशेंट को चॉइस देनी चाहिए, और पेशेंट को सब नॉलेज देने के बाद मरीज डिसाइड करे कि उसको हीमोडायलिसिस पे जाना है या पेरिटोनियल डायलिसिस पे जाना है। थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये मौका मुझे आपने दिया। थैंक यू। जमरुद, एनी वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम यू? सर, ओनली वन थिंग कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो एक दफे कोई परहेज खाने में अगर कोई आपसे कहते हैं, आपके डॉक्टर या डाइटिशियन, वो लाइफ लॉन्ग फॉलो मत कीजिए। आप अच्छे से खाएंगे तो आप डायलिसिस पे बहुत अच्छा जीवन गुजार सकते हैं, और आपके रिपोर्ट्स के हिसाब से आपका डाइट वक्त वक्त पे चेंज करते जाइए। ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। थैंक यू। सो दोनों स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो इतनी मात्रा में आए हैं, आई एम श्योर हर नेक्स्ट जूम मीटिंग में और ज़्यादा लोग शामिल होंगे। 150 लोग
इस मीटिंग में आए हैं, पर मुझे लगता है 150 बहुत कम है। हमें धीरे धीरे इसको बढ़ाना है और वो आप ही लोग मिलके इसको इस बात को फैलाओगे कि इसमें से अगर नॉलेज अच्छी मिलती है तो नॉलेज आप शेयर करोगे। ऑफ कोर्स ये चीज़ें आप बाद में भी देख सकते हैं, फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पर ये प्रोग्राम कंटिन्यूस आप देख पाओगे। थैंक यू द स्पीकर्स एज वेल एज द ऑडियंस। एंड अगले संडे फिर मिलना है, पर इस बार पेशेंट्स नहीं होंगे, ओनली डायलिसिस टेक्नीशियंस होंगे, क्योंकि हम डायलिसिस मशीन और उसके अलार्म सिस्टम और आरओ प्लांट वगैरह जो बेसिक चीज, अभी हम पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम आगे करेंगे, इसलिए मैं डिटेल्स धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। थैंक यू एवरीवन, वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir.